हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है किस चीज़ से प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? वो हो जाएगा अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखते ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म कदाचार का धर्म था। यह ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो जाएगा श्रीलंका। कौन हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत तथा सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है, क्या है इसका प्रमाण? तो देवा नाम प्रिय की उपाधि। अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईस्वी के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय तथा देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक ने राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपवंश और महावंश, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक और दशरथ। रज्जुक जो थे वो मौर्य शासन की अधिकारी, मौर्य शासन में सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रहारिक। क्या हो जाएगा? अग्रहारिक। नेक्स्ट है, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे किंतु बाद उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, तो कहाँ पे? अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये हो जाएगा सांची। क्या हो जाएगा? सांची। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने ही बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, काक नाम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कूट में। बाकी एक्सप्लेनेशन, कौशाम्बी, घोषिताराम मठ, कुशीनगर, राणाभर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महेत। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। गया, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 4, 2, 1, 5, 3 एंड 6। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? सहबाजगढ़ी। कौन सा हो जाएगा? सहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो वो प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने ही। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो वो हो जाएगा अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो हो जाएगा खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा हो जाएगा? प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो हो जाएगा धर्मकीर्ति। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिया के रूप में किया गया है? तो वो हो जाएगा अशोक का। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं। निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा कंगनहल्ली। क्या हो जाएगा? कंगनहल्ली। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे रान्यो अशोक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में।
अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुलजरा, नेतुर और उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो हो जाएगा गुलजरा में। अशोक का रुमिनदेय स्तंभ संबंधित है, तो वो हो जाएगा बुद्ध के जन्म से। गुलजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कालसी में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान, वह स्थान जिस पर राज्य में धौली, एर्रगुडी, जौगढ़, कालसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन केवल 2 युग्म जो है सही है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो हो जाएगा 12वां शिलालेख। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में, 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ले जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है, ध्यातव्य है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो 12वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है उनमें सम्मिलित है 2 और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन। टॉलमी फिलाडेल्फिया जिसके साथ अशोक के राज्य नया संबंध कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो वो हो जाएगा मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये हो जाएगा स्तंभ अभिलेख 5वां। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न का देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सौगौरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव कीजिए नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से। इसका राइट आंसर ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज जो था वो दूत था तो सेल्यूकस का दूत था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो वो जाएगा 7 श्रेणी में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो वो हो जाएगा मेगास्थनीज का इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो हो जाएगा इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, तो क्या हो जाएगा? संस्कृति, कला, साहित्य का और प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में शीता से क्या ही तात्पर्य है? तो हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था शीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को शीता कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो हो जाएगा समाहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक तथा सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों का कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी नाप तौल का प्रभारी था? तो वो हो जाएगा पोतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा मार्ग निर्माण से। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। कौन सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला था? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तलार, पटकोल, सहसाधिपति और बलाधिप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तलार का कार्य जो था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बालाधिप चुंगी का सुरक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये हो जाएगा मगध का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से स्वचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो द्रविड़ों ने। किसने किया? द्रविड़ों ने किया था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह पर विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।